क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़े थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बारे में पढ़े थे। तो पढ़े थे आपके पास सुपर कंप्यूटर, फिर हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर, फिर पढ़ा था मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द साइज की बात करते हैं तो पहले आपका था सुपर कंप्यूटर, देन आपके पास था मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन आफ्टर दैट आपके पास मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट आपका था माइक्रो कंप्यूटर। अब हम लोग बात करेंगे जो आपने जो चार्ट बनवाए थे उस चार्ट का नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगर हम पर्पस के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं तो कंप्यूटर आपका दो टाइप का होता है। पहला आपके पास होता है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, देन आपके पास था ये दोनों कंप्यूटर होता क्या है। अगर हम इनके नाम की बात करें, स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर, मतलब ऐसा कंप्यूटर की हम बात करेंगे जो कि पार्टिकुलर काम के लिए बनाया गया हो, उसके अलावा वो कुछ और काम नहीं करता है। जैसे कि हम बात करते थे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिस एप्लीकेशन के लिए हम जिस पर्पस के लिए उस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते थे वो वही काम करता था। अगर हम VLC अपडेट कर रहे हैं तो VLC का काम क्या है, मेरा ऑडियो वीडियो प्ले करना। हम VLC से कभी भी गेम प्ले नहीं कर सकते थे। इन द सेम वे अगर हमारा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, मतलब कि वैसा कंप्यूटर जो क्या करे, जो सिर्फ पार्टिकुलर काम को परफॉर्म करे। जैसे बात कर सकते हैं एबेकस हो गया, ब्लेस पास्कल हो गया, एनालिटिकल इंजन हो गया, ये सारे जो आपके कंप्यूटर थे वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर थे। आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो जनरली बात करते जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे तो हमने 3 कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था एनालॉग, एक पढ़ा था हमने पढ़ा डिजिटल, और एक हमने पढ़ा था हाइब्रिड। तो अगर हम बात कर रहे थे तो एनालॉग कंप्यूटर जो था वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेस करता था, डिजिटल था वो डिजिटल सिग्नल को एक्सेस करता था, और हाइब्रिड जो था वो क्या करता था, दोनों सिग्नल को एक्सेस करता था, जो कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों को। इन द सेम वे ये क्या है, पार्टिकुलर है। जैसे आपका अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का जो मशीन आता है वो भी आपका क्या है, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर का एक पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम जनरल पर्पस की बात करते हैं तो वो कोई पार्टिकुलर काम के लिए नहीं बना है, वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि लगभग सारे कॉमन वर्क को ये एक्सेस करता हो। तो वो क्या आएगा, आपका जनरल पर्पस में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मिनी कंप्यूटर है, आपका जो मिनी कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है, ये सब किसके अंदर आएगा, ये आपका आएगा जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप आपका है वो एक पार्टिकुलर वर्क के लिए है, उसमें एक कॉमन फीचर्स है, वो कॉमन फीचर्स वर्ल्ड का कोई भी पर्सन है वो उसको एक्सेस कर सकता है। अगर वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अगर वो सिस्टम को परचेस करेगा तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पस में चला जाएगा। जैसे कि जनरल हमारा एक्सेस के लिए जो आपका डेस्कटॉप है वो भी जनरल पर्पस में आएगा। लेकिन अब किसी को मन है कि हमको हैकिंग करना है, जब उसको हैकिंग करना है तो हैकिंग के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश करना होगा, तब वो किस में चला जाएगा, आपका स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में चला जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ, तो हो गया पर्पस। लास्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने पहले भी पढ़ा चुका था कि कंप्यूटर के लैंग्वेज कितने होते हैं, जनरली 3 लैंग्वेज होते हैं, 3 टाइप के लैंग्वेज होते हैं। एक आपके पास होते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक आपके पास होते हैं असेंबली लैंग्वेज, और नेक्स्ट आपके पास होते हैं
हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कहने का मतलब ऐसा लैंग्वेज जो कि ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करता हो, और मशीन लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो कि आपको मशीन अंडरस्टैंड करता हो। और मशीन जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी डिजिट कहते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज भी कहीं कभी कह देते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज या डिजिट में अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, 2। तो वो 2 डिजिट क्या होता है, एक आपके पास 0 होता है और एक आपके पास 1 होता है। ह्यूमन रीडेबल की बात करते हैं तो ये सारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मतलब कि ह्यूमन रीडेबल मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक। जब हम अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं मतलब आपका दोनों चीज़ होगा, एक तो आपका A to Z भी होगा और प्लस आपका 0 to 9 भी होगा। तो बात ये आता है कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर तो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। दोनों के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को पॉसिबल कराने के लिए, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज कन्वर्टर या ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बात होती है फिर असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। देखिए असेंबली लैंग्वेज होता है आपका लैंग्वेज का सेकेंड जनरेशन का पार्ट होता है, जिसमें कि हम लोग नहीं लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नहीं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मतलब कि हम लोग जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग मेनेमोनिक्स कोड यूज़ करते हैं, मेनेमोनिक्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये आता है कि मेनेमोनिक्स कोड क्या होता है। मेनेमोनिक्स कोड करने का सिंपल सा मतलब है कि कोई बड़े चीज़ को छोटे चीज़ में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत से आप लोग तो मैथ्स में भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं आप लोग एडिशन भी पढ़ते हो और कहीं आप लोग इसी के इक्विवेलेंट ऐड भी पढ़ते हो, कहीं आप लोग सब्ट्रैक्शन भी देखते हो और उसी के इक्विवेलेंट आप लोग सब भी देखते हो, कहीं आप लोग मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन भी देखते हो, उसी के इक्विवेलेंट आप लोग मल्ट भी देखते हो, कहीं आप लोग डिवीज़न भी देखते हो तो उसी के इक्विवेलेंट आप लोग डिव भी देखते हो। ऐसा नहीं है कि मेनेमोनिक्स कोड यही आपका क्या है, मेनेमोनिक्स कोड है। ठीक है, जो आपका इतना लंबा चौड़ा भाषण था उसको क्या कर दिए हम, छोटे से वर्ड में कन्वर्ट कर दिए। ये है आपका असेंबली लैंग्वेज। हर बार हम जब भी बता रहे होंगे असेंबली लैंग्वेज को तो हम लोग सिर्फ इसी चारों की बात करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है। टोटल मेनेमोनिक्स कोड आपका 137 कोड्स हमारे पास कंप्यूटर के लिए अंडरस्टेबल है, जो आप लोग को 10th के बाद कंप्यूटर लीजिएगा तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दिक्कत क्या होगा कि लो लेवल लैंग्वेज इसको भी नहीं समझेगा और हम लोग भी इसको नहीं समझ सकते हैं। छोटा मोटा एडिशन है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो होता क्या है, हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेटर जब हम यूज़ करेंगे तो ट्रांसलेटर करता क्या है, जैसे कि नेम एज कंसर्न, अगर हम कहते हैं कि ये मेरा ट्रांसलेटर है, मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं चाइना का, अगर हमारे पास कोई चाइना से आया हुआ है और हम लोग इंडिया से हैं, दोनों के लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का जो लैंग्वेज है वो क्या है, डिफरेंट है। जब लैंग्वेज डिफरेंट है तो ना हम इसकी बात को समझ सकते हैं और ना ये मेरी बात को समझ सकता है। तो दोनों के बीच में हमको एक ऐसा पर्सन की ज़रूरत है जो क्या कर सके, जो दोनों के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। इन द सेम वे यही काम हमको मशीन के साथ भी करवाना था, क्योंकि मशीन आपका किसको समझता है, लो लेवल को समझता है, और हम लोग किसको समझते हैं, हाई लेवल को समझते हैं। दोनों के बीच में हमको एक ऐसा प्रोग्राम की ज़रूरत था जो कि लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटर। तो आगे बढ़ के आया तो ट्रांसलेटर फिर जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया।
काम करने के बेसिस पे ट्रांसलेटर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक आपके हो गए इंटरप्रेटर, एक हो गए आपके पास इंटरप्रेटर। काम आपका है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो फिर एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि ठीक है असेंबली लैंग्वेज में तो बचा हुआ था, तो बात आया बिल्कुल सही बात है, अगर हमको लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत था। अगर हमको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तब तो हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर अवेलेबल है। लेकिन जब हमको लो टू असेंबली कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम जिस ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं उस ट्रांसलेटर का नाम होता है असेंबलर। असेंबलर आपका बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे हर सिस्टम में ऑटोमेटिक एम्बेडेड होता है, इसको हमको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम एम्बेडेड में हमको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। तो फिर आप लोग से बात आता है कि सर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर जब दोनों का काम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा है, तो दोनों को यूज़ कहाँ करेंगे और दोनों ही क्यों, एक क्यों नहीं? तो फिर इसके फर्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मिलता क्या है, चलिए तो हम लोग इस बात कर रहे थे हाँ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। मान लेते हैं ये हमारे पास 3 कमांड दिए गए, ऐसे तो हम लोग देंगे नहीं, आप लोग एग्जांपल के तौर पे है। अगर हम लोग ये 3 स्टेटमेंट को अगर हम लिखें और तीनों स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने की बात आएगी तो ये तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, एक इंटरप्रेटर है एक कंपाइलर है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर ईच लाइन को कन्वर्ट करेगा, स्टार्ट टू कन्वर्ट ईच लाइन, ये हर लाइन को कन्वर्ट करेगा। पहले कन्वर्ट करेगा दिस इज अ गुड बॉय, अगर इसमें कहीं उसको एरर मिलेगा हमको रुक जाएगा, मैसेज देगा कि पहले इसको एरर को अब तक कीजिए सही कीजिए, जब तक हम इसके एरर को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम देख लिए दिस आर अ गुड बॉय, जो कि स्टेटमेंट उसको क्या मिल गया, एरर मिल गया। तो ये क्या करेगा इंटरप्रेटर, आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पे चुपचाप बैठा रहेगा, आप इसको सही कीजिए तब हम क्या करेंगे आगे कंपाइल करेंगे, जिसके कारण होगा क्या मेरा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमारे पास जो प्रोग्रामर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करा रहा है अगर वो उसको एरर फाइंड नहीं हो पा रहा है तो ये अपने सीनियर पर्सन का वेट करेगा, तब तक हमारा सिस्टम क्या होगा आइडियल स्टेट में बना रहेगा, जिससे हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और हम ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि टोटल हमारे दिए गए सेंटेंस में कितने एरर अवेलेबल है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करेगा। अगर हम कंपाइलर की बात करेंगे तो इट कन्वर्ट होल सेंटेंस एट वंस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सारे सेंटेंस को एक बार में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जितने भी आपके पास नंबर ऑफ लाइंस कोड दिखेंगे ये सारे को एक साथ कन्वर्ट करेगा और आपको मैसेज दे देगा कि आपको इस 2 लाइन में आपका एरर है, आप इस एरर को क्या कीजिए सही कीजिए। तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा कंपाइलेशन वर्क प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। दोनों 2 जगह यूज़ होता है, इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी कीजिएगा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो टोटल उसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज।
मतलब कि सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज आया था वो किस जनरेशन में आया था? फर्स्ट जनरेशन में आया था। वो क्या था? मशीन लैंग्वेज था। तो इसको बताने की जरूरत आई होप सो नहीं होनी चाहिए कि मशीन लैंग्वेज वापस से वही बाइनरी एंड 0 एंड 1 का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन में हमारा जो लैंग्वेज आया था वो लैंग्वेज था आपका असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे। इसमें हुआ क्या था कि असेंबली लैंग्वेज जो था वो मशीन लेवल लैंग्वेज से क्या था? थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट था और इजी टू अंडरस्टैंड था। जब हम मशीन की बात कर रहे थे तो यहाँ हमको बाइनरी मिल रहा था 1001 इसका हमको मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इस चीज़ को वही समझ सकते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं या जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। पढ़ने लिखने का सेंस जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, वो भी ये नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत जानते हो, उनके लिए उनको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि साइंटिफिक तौर पे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इस चीज़ को हटा के 0 एंड 1 को रिप्लेस करके क्या करने लगे? डायनेमिक्स कोड यूज़ करने लगे। हो सकता है ये कोड जो होगा वो ऐड का ही होगा, लेकिन इसको क्या करेगा? इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। जनरल पर्सन के अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात नहीं आएगी, लेकिन इसको क्या करेगा? जनरल पर्सन भी समझ जाएगा कि अच्छा ऐड करने वाला कोई काम होगा। एक एग्जांपल देते हैं असेंबली लैंग्वेज का। ये जो है ये आपका असेंबली लैंग्वेज का छोटा सा एग्जांपल है। इसका कॉम्प्रिहेंडर मतलब क्या होता है कि हम B1 को A2 से क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। B1 और A2 क्या है आप लोग आगे पढ़िएगा। नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा हमको ईजी हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बात करते हैं तो यहाँ से हमारा देखिए थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, तीनों जनरेशन जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। दूसरी चीज़, अगर हम फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो ये जो दोनों जनरेशन है ये आपका मशीन डिपेंडेंट जनरेशन है। मशीन डिपेंडेंट जनरेशन है। मशीन डिपेंडेंट करने का मतलब क्या है? वो मशीन टू मशीन डिपेंड करेगा। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? दो कंप्यूटर है, एक 1 है और एक 2 है। तो कंप्यूटर 1 में हमने जो कोड अप्लाई कर दिया, जो कोड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, वो कोड कभी भी आपका कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर पे एक्सेस करने वाला नहीं है। इसके लिए हमको दूसरा कोड जनरेट करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या था? एक डिफॉल्ट था। लेकिन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, तीनों जनरेशन कंप्यूटर क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। इनको मशीन से कोई मतलब नहीं है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग अपने कंप्यूटर में बैठते हो, किसी भी फाइल कोई भी एमएस वर्ड खोलते हो, कुछ भी लिखते हो, उसको सेव करते हो। क्या वो सिर्फ आप ही के कंप्यूटर में काम करता है? क्या वो स्कूल के कंप्यूटर में काम नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। मतलब दे आर नॉट मशीन डिपेंडेंट, दे आर मशीन इंडिपेंडेंट। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका आता है क्यूबेसिक, कोबोल, सारे के सारे क्या है आपके पास? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट वी शुड हैव टू डिस्कस अबाउट द, देखिए इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा। नेक्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में इसका थोड़ा सा एडवांस फीचर्स आएगा। इसका एडवांस फीचर्स मतलब कि इसमें जो भी हमारे पास दिक्कतें आ रही थी उनको रिजॉल्व किया गया, और रिजॉल्व करने के बाद इसमें थोड़ा सा एडिशनल डाला गया। इसमें जो जनरेशन आपके पास आएगा वो आपके पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये जो आपका था ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज था। ये कौन सा लैंग्वेज था? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज था। ये जो था आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दोनों में डिफरेंस होता है।
अगर हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हमको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर हम उस स्ट्रक्चर में हल्के से भी मिस्टेक कर देंगे तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वो चीज़ इसमें भी है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो हम एक वैल्यू को ना लेके हम एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, किसी वस्तु को मान लेते हैं। और आप लोग हायर क्लासेस में 9th में पढ़ना है आप लोगों को पाइथन, जो पाइथन पढ़िएगा, पाइथन आपका क्या है, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की एग्जांपल लेते हैं तो C++, C#, जावा, पाइथन, ये जितने भी लैंग्वेज हैं ये आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पे आता है। और ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको मशीन इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये अपना खुद का एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता है और उसी में रन करता है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टेड में क्या आता है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में आपका तो क्यू बेसिक आएगा, कोवर आएगा, फॉरट्रान आएगा और इसी पर रिकॉर्ड बाय सी भी आएगा। C++, C#, इसी का पार्ट है, इसी से आगे ब्रेक होके बना है। नेक्स्ट, जिनके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, नाउ वी हैव मूव अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनके बिना तो दुनिया चलने से रही। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का सेंस व्हाट, AI, तो हो गया शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि रोबोटिक्स। हम लोग उस जनरेशन में आ गए हैं, हम लोग अभी क्या है, 5th जनरेशन में आ गए हैं, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए हैं, रोबोटिक्स में आ गए, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर पे आ गए हैं। अब ऑब्जेक्ट भी गया, अब हमारा क्या आ गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गया। अब वो जो मेरा मशीन है वो अब ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने लगा। आप लोग देखे होंगे मूवीज में आता है रोबोट एंड रोबोट 2.0, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 5th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट होने लगा लास्ट में रोबोट में। क्लियर, ये था आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन को थोड़ी सी जो हम स्ट्रक्चर बताए हैं और ऑब्जेक्ट बताए हैं, इसमें एक और ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर हम लैंग्वेज ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज होता है, उसको 3 स्ट्रक्चर में पूरे लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया गया। पहला आपके पास किया गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सेकंड आपको डिफाइन किया गया है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, नेक्स्ट आपके पास डिस्कस किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको कि पढ़ना और समझना क्या हो, आसान हो, इजी टू रन एंड एग्जीक्यूट, जिसको रन करना आसान हो और उनको एग्जीक्यूट करना आसान हो। ये लैंग्वेज जो होता है जनरली आपका वेब डेवलपमेंट में काम आता है, वेब डेवलपमेंट में आपका काम आता है। वेब डेवलपमेंट में जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वेब डेवलप पढ़े तो नहीं होंगे, मतलब ब्राउज़र में बनाने में इसका काम आता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं तो HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP और etc। ठीक है,
ये सारे लैंग्वेज क्या है आपका वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, ये आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब सिंपल सा एक लैंग्वेज होगा जिसको हम इजीली रन कर सकते हैं। जैसे हम एक HTML का एग्जांपल दे देते हैं। HTML हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। ये जो है आपका क्या है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इनको समझना और पढ़ना हमारे लिए क्या है इजी है, और इनका एग्जीक्यूशन क्या है हमारे लिए इजी है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेगा, ठीक है, इसमें क्लास एंड फंक्शन बनेगा। आप लोग पाइथन में पढ़िएगा तो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होगा ये एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। उस स्ट्रक्चर्स में अगर हमारे पास एरर होगी तो उसको रन नहीं करेगा। आप लोग के पास स्ट्रक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था, बताए थे सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक। देखते हैं इसका छोटा सा एग्जांपल। ये जो है आपका एक सी लैंग्वेज का छोटा सा एग्जांपल है, जिसमें हमने दो दिए गए नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर का क्या कर रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं। ये आपका क्या है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर मेरी गलती से भी अगर हमने यहाँ पर कोलोन को रिमूव कर दिया तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसको होना ज़रूरी है। अगर हमने यहाँ पे हल्का सा % डी भी नहीं देंगे तो फिर वो रन नहीं करेगा। तो यही होता है आपका स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है फॉलो करता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो हो गया वो आपका कंप्लीट हो गया। सो आप लोग उसको एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।